चलिए मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस तरह से हम बी बॉस यानी कि बिहार ओपन स्कूलिंग ओपन बोर्ड का, क्योंकि देखो हर एक एनआईओएस होता है जो बेसिकली सीबीएसई कंडक्ट करता है, सीबीएसई कराता है। एक सिक्किम बोर्ड होता है। तो हम अभी जो पढ़ाने वाले हैं ना एनआईओएस है ना सिक्किम बोर्ड है। हम पढ़ाने वाले बिहार ओपन स्कूलिंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बी बॉस। हम ऐसे नाम दे सकते हैं। वैसे इसका कोई बी बॉस है नहीं, शॉर्ट में जो बेसिकली नाम है जिसे हम लोग बीएसई भी कहते हैं। देखो बीएसई मतलब इसका क्या हुआ फुल फॉर्म? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये तो होता है। और इसको कहते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसलिए हम शॉर्ट में इसको बी बॉस पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसको हम ओपन बोर्ड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ओपन बोर्ड क्लास 12 का हिंदी, चाहे वो आर्ट्स लेकर पढ़ रहा हो, चाहे कॉमर्स लेकर पढ़ रहा हो, चाहे साइंस लेकर पढ़ रहा हो, हिंदी इसमें एक ही होता है। भले अगर बिहार बोर्ड की बात करें यानी कि बीएसबी की बात कर ले, उसमें आर्ट्स का हिंदी अलग होता है, लेकिन इसमें जो ओपन बोर्ड के होता है उसमें हिंदी, साइंस और आर्ट्स दोनों का एक ही साथ एग्जाम होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखने योग्य बात है आपके लिए। तो हिंदी दोनों बच्चे पढ़ना निश्चिंत होकर। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट क्लास फ्री होता है। हर सब्जेक्ट का 2-3 चैप्टर मैं फ्री पढ़ाता हूँ, यूट्यूब और ऐप दोनों पे। अगर आप बी बॉस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एक और चीज, मैं पूरे हिंदी में 2-3 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर टोटल आपको 10 पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 का उत्तर देना होता है। मैं यह 10 क्वेश्चन को यानी कि 5 क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैं पूरे बुक से 60 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं। ये 60 पढ़ लोगे 500% गारंटी वाला आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रसंग पूछते हैं व्याख्या करने के लिए। व्याख्या 4 पूछेंगे, 2 उत्तर देना है, तुम 10 व्याख्या पढ़ा देंगे, 2 आ जाएगा। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर 6 पूछता है, 3 उत्तर देना है, 15 पढ़ा देंगे, आ जाएगा। ठीक है। तो मैं टारगेट फिक्स करके आपको हिंदी पढ़ा दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक का 12 हिंदी का टॉप वीवीआई, कितना 60 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं कुछ क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं जो फ्री भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा। फिर आगे का लेक्चर जितने मैं बताया हूं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे व्याकरण हो, यूट्यूब पे नहीं होगा। बेसिकली वो केकेजी क्लासेस के ऐप पर होगा। वो कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है जो बच्चा, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। जहां पे आपको पूरे कोर्स देखने को मिलेगा। मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। अगर जो बच्चा बी बॉस यानी कि ओपन बोर्ड का कोर्स लेता है, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स वीवीआई नोट्स और नोट्स प्लस क्लास। यह क्लास मेरे प्यारे बच्चों, क्लास जो होगा लाइव और वीडियो दोनों होगा। लाइव चलने के बाद वीडियो हो जाता है। आप जब चाहे जब देख सकते हैं, जरूरत नहीं कि लाइव चलता है उसी समय देख सकते हैं। लाइव का टाइमिंग भी मेरे प्यारे बच्चों है, आपको 12 साइंस वाला का 11 बजे सुबह में, और 10th वाला का 5 बजे शाम में, और 12 आर्ट्स वाले का 6 बजे शाम में क्लास चलता है डेली। हाँ, कभी कभी बीच में नहीं होता, अलग चीज है। आप ये नोट्स प्लस क्लास लेंगे अगर केकेजी क्लासेस के ऐप से, 499 का कोर्स है, स्पेशल बी बॉस के लिए यानी कि ओपन बोर्ड के लिए, बिहार ओपन स्कूलिंग के लिए। ठीक है, ओपन बोर्ड के लिए ये जरूर आप लोग लेने के प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरी तैयारी आपको यहीं पे कराई जाएगी। जो कि बिल्कुल आप कहीं भी पैर भी, बहुत सारा बच्चे होंगे कि हम पैर भी पैसा देकर पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बुआ। पहले होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, तो उसके चक्कर मत पड़िएगा, पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो उससे अच्छा 500 का कोर्स लीजिए और कोर्स से लेकर पढ़िए। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्लास 12 हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या रहा, और ये क्वेश्चन 2025 का जो बी बॉस का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन आयल था। हम भी नोट्स दिए हुए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आयल था। पहले का नंबर हमारा क्वेश्चन था यही, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लेता। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगातार पूछ दे लेता हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है, विद्यापति ने आप एक गायिका की तुलना किन किन चीजों से की है। यानी कि जो विद्यापति है, बेसिकली विद्यापति मिथिला के कवि है। मिथिला जानते हो ना, मैं हाँ के का करे छी, हाँ, समझ ला है ना। तो ये मिथिला के भाषा हवे। हमरा बोले ना आवेला अच्छा से, लेकिन फिर भी ठीक है। अब मिथिला यहाँ पे विद्यापति ने यहाँ पे गायिका की तुलना किन किन चीजों से की है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे जो विद्यापति थी, वो गायिका की तुलना एक चंद्रमा, उनकी जो बेसिकली मुख है, मुख की तुलना चंद्रमा से, यानी कि जो मुख होता है, मुख की तुलना चंद्रमा और
आँख की तुलना कमल जो होता है, कमल का फूल होता है ना, आँख की तुलना कमल से की है। लेकिन बेसिकली गायिका की जो मुख है, उससे चंद्रमा भी शर्मा जाता है और गायिका का जो आँख है, उससे कमल भी शर्मा जाता है। इतना प्यारा उस गायिका का मुख और आँख है। विद्यापति का कहने का मतलब है। अब देखिए कहते क्या है कि कवि यानी कि कवि है, कवि कौन है? विद्यापति। कवि वहाँ पे नायिका नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा से और आँख की तुलना किससे की है? आँख की तुलना वहाँ पे कमल, कमल का फूल होता है कमल से की है। लेकिन लेकिन क्या है? गायिका के मुख के सामने न तो चाँद है और न ही आँख के सामने कमल। मतलब समझिए, यानी कि गायिका के जो मुख है, उसके सामने चंद्रमा क्या है? कुछ नहीं है। उसी तरह से गायिका की जो आँख है, आँख के सामने कमल क्या है? कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब वही है कि लेकिन यहाँ पे नायिका के मुख के सामने न तो चंद्रमा है और न ही आँख के समान सामने नहीं, समान, आँख के समान कमल है। ठीक है ना? कवि कहते हैं कि यहाँ पे कवि कहते क्या है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे विधाता ने कितनी कितनी यहाँ पे यंत्र मतलब कितनी प्यार से यंत्र करके चंद्रमा को बनाया, चंद्रमा को बनाया, उसे कितनी बार काटा, फिर उसे संवारा, फिर उसे क्या हुआ तुम्हारे मुख के समान नहीं बना सका और फिर भी तुम्हारे मुख के समान उस चंद्रमा को नहीं बना सका। उस चंद्रमा को बनाने के लिए उसने यहाँ पे विधाता ने कितनी तपस्या, कितनी त्याग, कितनी यंत्र, कितनी बार काट करके, कितनी बार संवार करके चंद्रमा को बनाया, फिर भी आपके मुख के समान नहीं बन सका। ठीक है? नहीं बना पाए। फिर तुम्हारी आँख के समान कमल, आँख के समान कमल नहीं है। जब तुम्हारी आँख आँख से कमल की तुलना करते हैं, तो बेचारा शर्मा कर कमल भी पानी में डूब जाता है, पानी में चला जाता है। कहने का मतलब है, वो शर्मा जाता है और कहाँ चला जाता है? वो जल में छिप जाता है। यानी कि जो नायिका की जो आंख है, उस आंख की तुलना अगर कमल से की जाए तो बेचारा कमल भी शर्मा जाता है कि कितना प्यारा आंख है, हमसे भी सुंदर है और वह कमल का फूल पानी के अंदर छिप जाता है। ये प्यारा सा एकदम दिल मतलब हमको लगा ना क्वेश्चन पर कि यार क्या बात कही यार, गजब दिल खुश कर दिया मेरे क्वेश्चन देख के। ठीक है? और एक और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कोई बच्चा बी बॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशल एडमिशन चाहे इसका कोर्स लेना हो, तो मेरे ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 82 92 87 77 96 पे। एक और चीज मैं बता दूं, देखो आप एडमिशन कहीं भी कराते हो तो क्या दिक्कत होती है, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ, पहले दिक्कत गिनवा देता हूँ। देखो ये 2025 में क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। ये 2000 बी बॉस यानी कि ओपन स्कूलिंग में, बिहार बोर्ड का ओपन स्कूलिंग में, जो इसके लिए 8 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है? आप लोग अभी आगे का पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, लताएं आपके गोपियों को शीतल लगी थी। लताएं गोपियां हैं और कब शीतल लगी थी? शीतल मतलब ठंड कब लगी थी? यह क्वेश्चन आपसे कही जा रही है, जो कि बहुत प्यारा सा आंसर हो जाएगा। लताएं गोपिया को चांदनी रात में शीतल लगी थी। सिंपल परिभाषा है भाई, चांदनी रात थी, ठंड का मौसम था, उसको शीतल लगे है कि नहीं? थोड़ा सा ठंडा आने लगा, बस यहाँ पे चांदनी रात में शीतल लगी थी। तो इतनी परिभाषा काफी है, ऐसा नहीं कि मेन पॉइंट, पॉइंट मेन होता है। कितना हो कथा रामायण लिखने से नहीं होता है कि उस आंसर को देने के तरीका क्या है, उस आंसर का मतलब क्या है। ठीक है? ये चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, गोपाल के लिए तीन यहाँ पे प्रवाची शब्द दे। गोपाल का तीन प्रवाची क्या है? गोपाल, आपने गौरी गोपाल का नाम सुना होगा, तो हम कृष्ण कह सकते हैं, कन्हैया कह सकते हैं, नंद यहाँ पे नंदलाल कह सकते हैं। ठीक है? आपने देखा होगा गोपाल, गौरी गोपाल की बात करते हैं तो हम लोग कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण, कन्हैया, नंदलाल, ये सब उनका नाम है गोपाल का। तो ये उनकी प्रवाची शब्द हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज बता दूं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, बी बस में जो ओपन बोर्ड है उसमें एडमिशन कराते हो। ठीक है? एडमिशन कराने में कम से कम पैसा आपसे लेता है 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, कहाँ अनलिमिटेड ले लेता है, कोई ठीक नहीं है। लेकिन इसमें जो खर्चा होता है लगभग लगभग वही 5,000 से 5500 रुपया खर्च होता है। 5500। अब जनरल है तो कुछ ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि मेरे यहाँ जो अगर बच्चा एडमिशन कराता है, तो देखो कितना पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन में 3500,
रजिस्ट्रेशन और एडमिशन में 3500, एग्जाम फॉर्म भरने में 2500, यानी कि टोटल आपको लगेंगे 6000। इस 6000 में आपको बता देता हूं कैसे। या रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन का होगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन, इसका एग्जाम फॉर्म, ठीक है ना, एग्जाम फॉर्म के लिए इतना पैसा लगा। और यह 2 बार किस्तों में जमा करना होता है, एक बार 3500, एक बार 2500। और हमारे यहाँ एडमिशन कराने से फायदा क्या है और दूसरे जगह कराने से घाटा क्या है, फायदा क्या, चलिए समझते हैं। आप दूसरे जगह एडमिशन कराते हैं, एक तो पैसा आपको एक बार पूरा लेगा, ठीक है, वो 6000 नहीं लेगा, 6000 ज्यादा लेगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एडमिशन करने के बाद ना तो आपको यह बता पाएगा कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का डेट कब आएगा, प्रैक्टिकल कब होने वाले हैं, प्रैक्टिकल का डेट कब आएगा, प्रैक्टिकल का एडमिट कब आएगा, सबमिट एडमिट कार्ड कब आएगा, मेन एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना कैसे है, सेंटर कहाँ दिया है, सेंटर पर लिखना कैसे है, सेंटर पर आपको जाना कैसे है, एग्जाम कितने बजे होंगे, ये सब जानकारियां फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में, A to Z जानकारियां वह कुछ नहीं बता पाएगा। बस एडमिशन कर दिया, आप संभालिए आप अपना। ये सब जानकारी हमारे यहाँ मिलता है, क्लास भी हम करा रहा हूँ, सिलेबस भी हम बता रहा हूँ, इसका कोर्स भी दे रहा हूँ, इसका डेट कब आएंगे, एग्जाम कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, A to Z हम जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो बच्चा हमारे यहाँ से कराएंगे तो ये सब जानकारी एक साथ मिलेंगी, समझ रहे हैं, क्लास के साथ साथ सब कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो जो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन कराते तो ये हर एक अपडेट पहुंचाते हैं आपके पास कि भाई कब क्या होने वाला है। और हम कोई दूर से, भाई हम यहाँ पर आकर डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, हम केकेजी क्लासेस से, कुंदन सर, बिहार मुजफ्फरपुर से। तो बिहार के किसी कोना में होइएगा, वहीं पे आपका एडमिशन करा दी जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं कि हम मुजफ्फरपुर से तो आपका एडमिशन मुजफ्फरपुर में कर देंगे, नहीं, आपका एडमिशन आपके जिला में ही करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। एक प्रोसेस से की जाती है। और ऐसा नहीं कि पहले पैसा दे दीजिए, ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले आपका, पैसा लेंगे आपसे, ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो बच्चा कराना हो करा लीजिएगा, और नोट्स लेना हो, क्लास लेना हो, अगर केवल बच्चा नोट्स लेना चाहता है, देखो ऐसे भाई क्लास पूरा यूट्यूब पर तो नहीं कराने वाले हैं, अगर केवल आप नोट्स लेना चाहते हैं बी बॉस का, तो 299 में ऑल विषय का नोट्स मिल जाएगा। अगर नोट्स के साथ क्लास लीजिएगा तो 499 लगेगा, जो केकेजी क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा या दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, 82 92 87 77 96। पहले वाला नंबर व्हाट्सएप बंद कर दिए हैं, उस पर रिप्लाई नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रिप्लाई इस पर। कॉल ऐसे दोनों पे कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, कॉल कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रयास कीजिएगा इस पर व्हाट्सएप करें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। पहले वाला जो भी बच्चे हैं उस वो भी उनको भी बोल रहा हूँ, इस पे करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बकवास कम, बहुत ज्यादा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के प्रथम पद में कौन सा रस है। सूरदास के जो प्रथम पद है उसमें कौन सा रस है, तो सूरदास के प्रथम पद में सिंगार रस पाया जाता है, जो कि एक पॉइंट का, एक लाइन का आंसर है, सिंगार रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे से कहता है, यहाँ पे बलराम कृष्ण को क्या कहकर समझाए। देखो बलराम जो है कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, आपको पता होगा, अगर आप महाभारत देखें तो बढ़िया से पता होगा। तो देखो बलराम जो है, बेसिकली बलराम जो है कृष्ण को क्या समझाया, ये तो आपको सभी को पता है कि कृष्ण जो बेसिकली वासुदेव और यहाँ पे देवकी का पुत्र था, असली पुत्र। लेकिन बेसिकली राधा मैया जो थी, ठीक है ना, बेसिकली उनकी, राधा मैया नहीं, बेसिकली उनकी जो माता जी थी, ठीक है ना, यशोदा, यशोदा, नंद बाबा और यशोदा मैया को ही अपना, यशोदा मैया जो थी उनकी असली माँ नहीं थी। यशोदा मैया बेसिकली कृष्ण की असली माँ नहीं थी, बस उसको पोसी थी। लेकिन उनकी जो असली माँ थी वो कौन था भाई, उनके असली माता पिता यहाँ पे देवकी थी, देवकी और सुदामा पे वासुदेव उनके असली माता पिता थे, आपको पता है। तो वो क्या बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे बलराम कृष्ण को यह बताकर समझाते हैं कि यशोदा मैया और यहाँ पे नंद बाबा तेरे माता पिता नहीं है, यशोदा मैया और नंद बाबा तेरे माता पिता नहीं है, तो फिर कौन है भाई, तेरे माता पिता देवकी और वसुदेव, यहाँ पे वासुदेव है, देवकी और वासुदेव है। तो यहाँ तो नंद बाबा ने गोद लिया है, तुम्हें तो नंद बाबा ने सिर्फ गोद लिया और उससे पासा पोला है, ठीक है ना, सॉरी पासा, पाले पोसे है, ठीक है। तुम्हें नंद बाबा और यशोदा मैया को ही अपना माता पिता समझने लगे हो, और तुम अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया को ही समझने लगो, लेकिन असली माता पिता तुम्हारे देवकी और वासुदेव है। यह कहकर आप बेसिकली बलिराम कृष्ण को समझाते हैं।
देखिए अपने तरीका से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना फर्स्ट क्लास ही फ्री है, इसके आगे का क्लास चाहे हिंदी की जितनी चाहे ऑल सब्जेक्ट की क्लास हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा या कॉल करके ले लीजिएगा। ठीक है हुआ, क्योंकि देखो एडमिशन अगर बी बॉस या ओपन बोर्ड में कराए हो तो भाई उसकी पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, और ओपन बोर्ड का स्पेशल हमारे यहाँ क्लास चलता है। ये ओपन बोर्ड का ही क्लास है, दूसरा बोर्ड वाला पढ़ेगा नहीं आएगा। ओपन बोर्ड यानी कि बॉस बिहार ओपन स्कूलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है बलिराम के शरीर की आभा और उसकी आंखों के बारे में तुलसीदास ने क्या कहा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि भाई जो यहाँ पे बलराम है, बलराम के शरीर की आभा उसकी आंखों के बारे में तुलसीदास ने क्या कहा। जो बलिराम है उसकी आभा और उसकी आंखों के बारे में तुलसीदास ने क्या कहा है, चलिए बात को समझते हैं। चल, तो हमारे कहते हैं कि तुलसीदास ने राम की शरीर की आभा के बारे में कहा है कि वहां पे बालक राम के शरीर की आभा आभा नील कमल की आभा के समान है। यहाँ पे नील कमल की आभा के समान है, और उसकी आंखें जो है कमल के यहाँ पे मंजुलता से भी अधिक यहाँ पे क्या है, मंजुल और सुंदर है। अब बात कहा गया तुलसीदास ने कहा है जो बलिराम के जो शरीर है वो आभा के बारे में कहा है, यानी कि शरीर और आभा के बारे में कहा है कि यहाँ पे बलिराम जो है, बलिराम के शरीर की आभा नीलकमल के आभा के समान है। जो बेसिकली बलिराम का जो शरीर का आभा है वो बेसिकली नीलकमल के आभा के समान है, और उसकी जो आंखें हैं उनकी आंखें बेसिकली किसका है, कमल की मंजुलता के से भी अधिक मंजुल और सुंदर है। यह किसने कहा, तुलसीदास ने कहा है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमें भक्त कवि तुलसीदास के आप पे आराध्य कौन है। यानी कि भक्त भक्त कवि यानी कि जो यहाँ पे भक्त कवि जो तुलसीदास है उनके बेसिकली आराध्य कौन है, चलिए समझते हैं। भक्त कवि तुलसीदास के आराध्य यहाँ पे अधेश दर्शन के पुत्र श्री राम है। यानी कि भक्त कवि तुलसीदास के आराध्य कौन है, तो भक्त कवि तुलसीदास के आराध्य वहां पे अवधेश अवधेश दशरथ के पुत्र श्री राम है। देखो थोड़ा सा इसको लपेट चपेट के कितना बड़ा कर सकता है, एक पॉइंट में भी तो लिख सकता है कि श्री राम है, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा बनाने के लिए कि भाई भक्त कवि तुलसीदास के आराध्य यहाँ पे अवधेश दशरथ दशरथ के पुत्र श्री राम है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मतलब तड़का लगा दिया। अगले क्वेश्चन कहता है तुलसीदास ने किनको वहां पे उदारता को वहां पे बखान बखान किया है, मतलब बताया है। तो ये मेरे पास जो श्री राम की वहां पे उदारता की बखान की है तुलसीदास ने, याद रहे। श्री राम की जो बेसिकली क्या है वहां पे उदारता की बखान की है अच्छे तरीके से, मतलब उसके विस्तार में बताया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राम का उदारता कैसी है, जो राम है उनकी उदारता कैसी है। तो याद रखना श्री राम की उदारता अनुपम है, श्री राम की उदारता अनुपम है, जो बिना सेवा किए ही आप पे दुन दुखियों को देखते ही आप पे उन पर द्रवित हो जाते हैं। मतलब द्रवित मतलब आपका आंख जो है आंसुओं से भर जाता है, आंसू क्या द्रव है तो उसको द्रवित कहेंगे। आंसुओं से भर जाता है, दुख दुखियों के भले उनकी सेवा ना करे पर राम तो ऐसे उदास आप ऐसे उदार है कि उन्हें देखकर ही उन पर क्या बोलते हैं, पिघल जाते हैं। अब भले वो तो अपने से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन उनको देखकर दिल में दुख, आंख में आंसू, और उनके दिल दयालु उन पर पिघल जाते हैं, ये कहने का मतलब है। अब देखिए श्री राम की उदारता कैसी है, बहुत प्यारा है, बहुत कोमल है, जिससे किसी को भी दुख देखकर उनकी आंखों से आंसू हो जाता है और दिल पिघल जाता है उसके प्रति। उनकी उदारता इतनी प्यारी है। तो ये कहता है श्री राम की उदारता यहाँ पे अनुपम, जैसे बिना सेवा किए दिन दुखियों को देखते ही वहां पे उन पर द्रवित हो जाते हैं, और दिन दुखियों के भले उनकी सेवा ना करे पर राम तो ऐसे उदार है जो कि उनके देखते ही क्या होता है, देखने पर ही यहाँ पे क्या देखने पर ही पिघल जाते हैं, उनको देखने पर ही पिघल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे घनानंद के काव्या में इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है।
जो घनानंद की काव्य है उसमें किन भाव भाव की अभिव्यक्ति हुई है, ये क्वेश्चन आपसे कही जा रही है। तो किसी से प्रेम करके प्रेम को तोड़ना जगत की रीति है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी से प्रेम करके प्रेम को तोड़ना ही जगत की रीति है। बिल्कुल सही बात है। आज की लड़कियां से क्या करती है? आपसे प्रेम करेगी और आपको तोड़ के चली जाएगी। आप कौन है, उससे क्या मतलब है उसको, है कि नहीं? आपको तोड़ के चली जाएगी। वो प्रेम थोड़ी है, वो प्रेम थोड़ी है। कोई कहता है यार जगत, जगत मतलब होता है दुनिया, ठीक है ना, संसार। इस जगत की रीत है, रीत मतलब होता है कल्चर, ठीक है ना, परंपरा। तो इस दुनिया की मतलब रीत है क्या? प्रेम को, प्रेम करके प्रेम को तोड़ना, यानी कि दिल तोड़ना, ठीक है। मन के व्यापार और मानव स्वभाव के विपरीत है। मन के व्यापार और मानव स्वभाव के विपरीत है। जो मन के व्यापार है और मन जो होता है उसके मानव विपरीत है, ठीक है। इसकी भाव की अभिव्यक्ति घनानंद के प्रस्तुत काव्य काव्या में हुई है, और इनकी जो पूरे मन की जो बातें है, अभिव्यक्ति है, उनको घनानंद के प्रस्तुत काव्या में की है, मतलब काव्या में हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कवि सुजात यहाँ पे सुजान की इस बात की यहाँ पे उलाहना देते हैं। वो कहते हैं अभी जो सुजाता है या सुजान है, सुजान की इस बात की उलाहना देते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया। तो प्रेम करके प्रीतम को भुला देना ही बात का उल्हाना कवि सुजाता को देते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रेम करके प्रेम को भुला देना। क्या कहा? प्रेम करके आप ये प्रेमियत को भुला देना। प्रेम करके प्रेमियत को भुला देना ही क्या कहलाता है? भुला देने की बात का उल्हाना किसने की है? कवि सुजाता को देखा, आप एक सुजाता को देते हैं, ठीक है? आगे चलिए। और मेरे प्यारे बच्चों, यह जो नोट्स है, यह नोट्स केकेजी क्लासेस के ऐप पर एप्लीकेशन पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहीं पे ये मिल जाएंगे। उन कहता है कि सभ्या में आए चाहे चातक प्रसंग को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे सौम्या में आए चातक प्रसंग को स्पष्ट कीजिए। जैसे प्रसंग अलग क्वेश्चन पूछता है आपसे, 4 क्वेश्चन प्रसंग का पूछेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। ये चीज आपको मैं बताऊंगा कि इसमें हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी पढ़ना कैसे है, मैं हिंदी भी आपको समझा दूंगा, निश्चिंत रहे, ठीक है। हिंदी पढ़ना कैसे, हिंदी का सिलेबस क्या है, मैं ये यूट्यूब पे भी बता दूंगा, निश्चिंत रहिए, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सौम्या में आए, जहाँ पे क्या है, चातक प्रसंग को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे गृहिणी गृहिणी अपने पे प्रीतम को प्रति, यहाँ पे प्रीतम के प्रति पपीहे और चातक की तरह क्या है, यहाँ पे समर्पित रही। कहा गया कि यहाँ पे गृहिणी अपने प्रीतम के प्रति पे पपीहे और चातक की तरह क्या है, समर्पित रहती है, उसके प्रति समर्पित रहती है। वे अपने प्रीतम से ही एक क्षण के लिए अलग होना नहीं चाहती। प्रीतम मतलब होता है प्रीतम प्यारे, आपने सुना होगा प्रीतम प्यारे, मतलब उसकी प्रेमिका या प्रेमी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके दिल के काफी करीब, जिससे वो ज्यादा चाहते हैं। वह अपने अपने प्रीतम से एक क्षण दूर या अलग नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहती है, जिससे मनोरंजन के लिए फायदे में आपे फंसाया गया है, जिसे आपे जिसके मनोरंजन के लिए फंदे में फंसाया गया है। इसका मुंह नहीं छोड़ना चाहती, इसका मुंह प्यार नहीं छोड़ना चाहती। यदि ऐसा किया जाए तो यह मानव यह मानव प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत होगी। अगर ऐसा करते हैं तो यह मानव प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कोर्स लेता है और उसको वहां पे सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो टेंशन ही आ जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे सबकी क्लास होगी, आप निश्चिंत रहिए। अगला है हमारा, कवि ने बचपन में क्या बोया था? बचपन में क्या बोया था? उस समय कवि ने क्या सोचा था? और कवि ने बचपन में क्या बोया? बोया मतलब होता है किसी चीज को उगाने के लिए उसको बोया जाता है। भोजपुरिया जवान सब जानता है, जो शहर के होगा, पापा के पारा हो चाहे पापा के परी हो, उसको कुछ नहीं समझ में आता है।
चलिए, कवि ने बचपन में क्या बोया था, उस समय कवि ने क्या सोचा था? देखिए, कवि बचपन में इसके लिए यहाँ पे छिप कर पैसा के बीज बोए थे। मतलब पहले हम लोग सोचते थे कि पैसा रोपेंगे तो पैसा का पेड़ होगा, पैसा फलेगा और पैसा हम लोग तोड़ेंगे, यही सोचते थे ना? तो वही तरह से बचपन में क्या किए थे, जो कवि है, वो छिप कर पैसा का बीज बोए थे और सोचे थे कि पैसा क्या होगा, पैसे के आप पे प्यारे पेड़ उगेंगे और रुपया का ढेर सारी यहाँ पे फसलें उगेगी और रुपया का ढेर सारी फसलें उगेगी और उस रुपया की हम क्या करेंगे, कमाई से फल यहाँ पे फूल का मोटा यहाँ पे मोटा सेठ बनूंगा और क्या बनूंगा, उस पैसा से कमा करके मोटा सेठ बनूंगा। पहले के जमाने में सेठ होता था, सेठ मतलब होता है बहुत बड़ा पैसा वाला, सेठ को कहते नहीं, सेठ आपने फिल्म में देखा होगा सेठ की बात। सेठ जो होता है बहुत पैसे वाला होता है, ठीक है। पैसा जब बहुत हो जाएगा तो हम क्या बनूंगा, सेठ बनूंगा, ये वो सोचते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिन, अब देखिए एक और चीज है कि मेरे प्यार बच्चों, एक और चीज मैंने कहा, नोटिस किया कि देखो मैं अगर चाहूं पूरे बेसिक से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होते हैं और पूरे बेसिक से पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है। तो कहा एक दिन यहाँ पे संध्या के समय कवि ने क्या देखा, एक दिन संध्या के समय कवि ने क्या देखा, इस पर बात करते हैं। एक दिन संध्या के समय कवि ने आंगन में आंगन में टहलते समय, यानी कि टहल रहे थे, टहलते समय यहाँ पे अंकुरित अंकुरित सेम का पौधा देखा। उनको लगा कि पैसा के पौधा निकल गया, समझ रहे हो? उनको ऐसे ये चैप्टर पढ़ोगे तो अगर हो सके तो प्रयास करेंगे कम से कम 10-12 चैप्टर हम पढ़ा दें, पूरे बेसिक से उसकी समरी कहानी बता दे ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहानी जरूर बता दे। तो ये कहता है, एक दिन संध्या के समय कवि ने आंगन में टहलते समय अंकुरित सेम का पौधा देखा, उनको लगा कि पैसा का पौधा निकल रहा है, ठीक है। चलिए, नज़्म वफा का गाता सनम। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, बी बॉस के दिसंबर सेशन में 2025 के में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य किन किन धाराओं में विभक्त किए गए हैं, जो कि बढ़िया क्वेश्चन था पूछा। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछी गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते हो, इसको याद करना ही पड़ेगा। हम जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं भाई याद रखना, बी बॉस के सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं। और बी बॉस की एक चीज और याद रखो, बी बॉस के सही सटीक जानकारियां से लेकर क्वेश्चन से लेकर ए टू जेड हम केकेजी क्लासेस भाई कुंदन सर आपको प्रोवाइड करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य को किन किन धाराओं में विभक्त किए गए हैं, इस पर बात करते हैं। तो किन किन धाराओं में विभक्त किए गए हैं, बात करें हम, चलिए देखते हैं। याद रखना, सबसे पहले वहां पे भक्ति काव्य को दो धाराओं में विभक्त किए गए हैं। हाँ, भक्ति काव्य को दो धाराओं में विभक्त किए गए हैं, यानी कि निर्गुण काव्य और सगुण काव्य, जो कि यहाँ पे बात की जा रही है। यानी कि जो हमारा निर्गुण काव्य है और सगुण काव्य है, किन किन धाराओं में विभक्त किए गए हैं, तो सबसे पहले निर्गुण और सगुण काव्य एक किन से बने हैं, तो बेसिकली भक्ति काव्य को ही निर्गुण काव्य और सगुण काव्य कहा गया है। अब इसको के बेसिकली अब कहा गया निर्गुण काव्य को निर्गुण धाराओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्गुण काव्य को हम लोग यहाँ पे ज्ञान श्रीय निर्गुण काव्य और यहाँ पे प्रेम श्रीय निर्गुण काव्य में विभक्त किया गया है। यानी कि जो निर्गुण काव्य हमारा है, इस निर्गुण काव्य, अगर देखो यहां तक ये परिभाषा में अगर नहीं भी लिखता हूं, जो मैंने यह लिखा, तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यह मैंने एक्स्ट्रा आपको जानकारी के लिए बताया। डायरेक्ट निर्गुण काव्य जो है, तो निर्गुण काव्य को दो भागों में विभक्त किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे क्या है, ज्ञान श्रीय निर्गुण काव्य और प्रेम श्रीय निर्गुण काव्य है। उसके बाद यहाँ पे सगुण काव्य, अब सगुण काव्य को भी दो धाराओं में विभक्त की गई है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में विभक्त की गई है। मेन परिभाषा आपका यही है, यह आपका नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और ये भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। और लाइव क्लास का समय जान लीजिए, ऐप पर लाइव क्लास का समय है 11 बजे सुबह, 11 बजे सुबह। किसका, साइंस, 12 साइंस का क्लास चलता है, किसका हुआ, 12 साइंस का, ठीक है। उसके बाद 5 बजे शाम को शाम को 10th का क्लास चलता है,
10th का क्लास चलता है, या ओपन बोर्ड बी बॉस की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको 6 बजे शाम को, या रात हो जाता है या शाम को हो, ये 12 आर्ट्स का चलता है। ये आर्ट्स का क्लास चलता है, वह ये केकेजी क्लासेस के ऐप पर चलता है, याद रखना। और मैं कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी फ्री दे रहा हूँ, ठीक है? आपको डेमो के तौर पे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि स्पेशल देखो। और एक और चीज़, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग ये चीज़ से निश्चिंत रहिए कि भाई देखिए, होता क्या है कि आप लोग क्या पैरवी के चक्कर में पड़े होंगे, जो कि आपका कोई काम नहीं आने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं सामग्री। सामग्री जो है, रीते हाथ क्यों आई है? सामग्री रीते हाथ क्यों आई है? तो देखो यहाँ पे फूल, यहाँ पे संदर्भ और जीवन का संदेश देते हैं। जो फूल होता है, ये संदर्भ और जीवन का संदेश देते हैं। कोई भी जो फूल होता है, वो क्या करते हैं? यहाँ पे संदर्भ और जीवन का संदेश। बताइए, फूल को हम लोग कितना प्यार क्यों करते हैं? फूल लगता था कितना प्यारा है, कितना दुलारा है, प्रपोज करते हो। आप कुछ भी करने के लिए फूल का उपयोग करते हो। तो बताओ क्यों? क्योंकि संदर्भ और वो जीवन का संदेश को बताता है। फूल इतनी प्यारा होता है, लगता है कि इसको प्यार से एकदम गोदी में उठा के रखे, एकदम सता के, कि नहीं? लड़कियां लोग खास करके तो वो क्या बोलते हैं, पुतला को भी एकदम उसको लगता है कि वही सब कुछ है उसका, है कि नहीं? ऐसे ऐसे फोटो खिंचाएगी सब, ठीक है? उस जगह अपना डायलॉग है। खैर ठीक है। तो फूल जो होता है, प्यारा संदर्भ और जीवन का संकेत देता है। चढ़ाने के लिए उन्हें तोड़ना उचित नहीं है। और यह सोचकर सामग्री को आप ये रोते हाथ आई है। देखो, यहाँ पे रीते नहीं, रोते हुए इसके लिए कर तो रोते हाथ क्यों आई है? का सामग्री जो है रोते हाथ बेसिकली क्यों आई है, या क्यों आई है? इसी वजह से, क्योंकि जो फूल जो होता है संदर्भ और जीवन का संदेश है। इसे किसी देवता पर चढ़ाने के लिए अपने एक फूल का 7 क्लास या 8 क्लास में कविता पढ़ा होगा। बी बॉस में हो तो पढ़े तो नहीं होंगे, हमको पता है। जब इसमें आया तो पढ़े तो नहीं होंगे। उसमें है कि मैं चढ़ा जाऊं ना, शौक मुझे देवों के सिर पर चढ़ा जाओ। मुझे शौक है कि जहां पे जो आर्मी जा रहे हैं, मतलब उसका थोड़ा मुझे कहानी याद आ रही, पूरी याद नहीं आ रही है, ठीक है? वो कहानी एक बहुत है, माला बहुत फूलों की ना, मुझे शौक है किसी को नेता के गले में चढ़ जाऊं ना, शौक है मेरे कि देवों के सर पे चढ़ जाऊं। मुझे शौक है जहां वीर जवानें चले उस पर पथ पर बिछ जाऊं। यानी कि जहां पे वीर जवान चलते हैं, हमारे सेना चलते हैं, उसके पथ मतलब रास्ता पर मेरा फूल को बिछा दो, हमको बिछा दो, हमको बहुत आनंद मिलेगा। ना मुझे शौक है किसी के नेता के माला, गला के माला बन जाऊं, ना मुझे शौक है किसी देव के सर पे चढ़ूं, ना मुझे शौक है कहीं भी मुझे किसी के लिए उपयोग करे। बस उसको शौक है जहां जिस सेना जिस पथ पर चले मैं वहां पे बिछ जाऊं। यानी कि मैं उस सेना जिस रास्ते से चल रहा है उस पर मैं बिछ जाऊं, उसको शौक है फूल को। लेकिन यहाँ पे फूल की बात अलग चल रहा है। फूल बेचारा रो रहा है, कह रहा है कि उनको चढ़ाने के लिए उन्हें क्या, यह तोड़ना उचित नहीं है भाई, उसको चढ़ाने के लिए तोड़ना उचित नहीं है। यह सोचकर सामग्री रोते हाथ आई। और यह सामग्री मतलब जो है, ये सोचकर सामग्री रोते आता भाई, हमको देवता पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, ठीक है? वह सिर्फ संदर्भ और जीवन की संदेश के लिए बना हुआ है फूल। उसको आप कहीं कहीं उपयोग कर लेते हो, अलग चीज है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, औरों का संग्रह महाबुद्ध के योग क्यों नहीं होता? देखो कहा गया कि औरों का संग्रह महाबुद्ध के योग क्यों नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, सामग्री महाबुद्ध को यहाँ पे संबंधित क्या संबंधित करती हुई कहती है। कहता है जो सामग्री है महाबुद्ध को संबंधित करती हुई कहती है कि वह चढ़ने के लिए उन वस्तुओं को न ला सकी जिसके में किसी अन्य की भूमिका हो। देखिए कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन के साथ आंसर समझेंगे। क्वेश्चन कहता है, औरों की संग्रह महाबुद्ध के योग क्यों नहीं होता? हम कहा, क्वेश्चन का आंसर समझिए कि सामग्री जो है महाबुद्धि को संबोधित करते हुए कहती है। जो सामग्री है, जो भी आई है सामान, सामग्री मतलब होता है सामान, कुछ वस्तु। तो सामग्री महाबुद्धि को संबोधित करती हुई कहती है कि वह चढ़ने के लिए या चढ़ावे के लिए उन वस्तुओं को लाया जाए, या चढ़ावा उन वस्तुओं को
न ला सकी जिनके संग्रह में किसी अन्य की भूमिका है। अब देखो उस वस्तुओं को चढ़ाने के लिए उन वस्तुओं को न ला जा सकी जिनके जिनके संग्रह में किसी अन्य की भूमिका हो, वह महाबुद्ध से स्वयं इसके लिए क्या है यहाँ पे यहाँ पे मुखातिब होना चाहती है। मुखातिब एक प्रकार का उर्दू वर्ड है, उर्दू का शब्द है मुखातिब, ठीक है ना? उससे मुखातिब होना चाहती है। वह महाबुद्ध के स्वयं मुखातिब मतलब उसके सामने आकर मतलब उससे बात करना चाहती है, मुखातिब यहाँ पे मुखातिब होना चाहती है। अतः चढ़ावे अथवा उपहार के लिए किसी दूसरे का संग्रहित वस्तु नहीं दे सकती, क्योंकि फिर वह चढ़ावा योग्य नहीं होता। अब देखो कहा गया कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे दिए फूल और वह फूल कोई और लेकर दूसरे को गिफ्ट दिए तो वो कोई काम का नहीं है। उसी तरह से कहा गया एक का चढ़ावा दूसरा लेकर उसको फिर से देता है तो उसका कोई योग्य नहीं होता, कोई उसका मोल नहीं होता है। ठीक है? कहने का मतलब यही है। फिर भी एक बार पढ़िएगा, कोई परिभाषा आपको है कि ज़्यादा ही अथी है। और साथ में एक और चीज़, मेरे प्यारे बच्चों मैंने प्रयास करता हूँ कि भाई देखो जितना अच्छा से हो सके समझाओ। अगला हमारा है, क्या जूठन शीर्षक समर्थक है? देखो हमारा चैप्टर ये जूठन बेसिकली बिहार बोर्ड में भी पढ़ना है। ठीक है? बिहार बोर्ड में भी पढ़ना है और हमारे बी बॉस यानी कि बिहार का जो ओपन स्कूलिंग है उसमें भी पढ़ना है। और ओपन स्कूलिंग के बारे में अगर कोई नहीं जानते हैं तो उसके लिए पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, केकेजी क्लासेस पे जरूर देखेंगे आप लोग। ठीक है? क्या जूठन शीर्षक समर्थक है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या जूठक शीर्षक है समर्थक है? तो हाँ, जूठक शीर्षक अत्यंत समर्थक है क्योंकि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन और दलित समाज की पीड़ा, अपमान, सामाजिक विषमता प्रतीक है। जो जूठन क्या है, ये जूठन कहानी बहुत प्यारा सा क्या करता है, ये जूठन जो कहानियां हैं यह बेसिकली जो आदमी रहता है वो जूठा खाता है, भोज उज जा होता है उसके बाद भोज में लोग छोड़ देता है वो जूठन को खाता है। चैप्टर का नाम रख दिए जूठन। और जूठन बेसिकली क्या है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है और ये बेसिकली क्या चीज को दर्शाता है, समाज की पीड़ा, पीड़ा मतलब कष्ट, अपमान, अपमान भाई जिसको जूठा किया वो अपमान है ना, है अपमान, सामाजिक विषमता यानी कि समाज में आप अलग है, विषम मतलब विषम है तो दूसरा है कोई, ठीक है ना, समाज में छुआ मतलब होता है ना भेदभाव, उसका सामाजिक विषमता का प्रतीक है। जूठन यहाँ केवल यहाँ पे बचा कुचा भोजन नहीं बल्कि उस यहाँ पे तिरस्कार पूर्ण जीवन, उस तिरस्कारपूर्ण मतलब उसको बहिष्कार, तिरस्कार, ठीक है ना? तिरस्कारपूर्ण जीवन, अपेक्षा और भेदभाव का भी अभिव्यक्ति है, जिससे लेखक ने बचपन में झेला है और लेखक ने इसे बचपन में खूब झेला है, जूठन खाया है, तिरस्कार सहा है, अपमान सहा है, उसको भेदभाव की गई है। तब वह बना है, ये अपने बात बताते हैं तब वह अपने आप को इतना ढाला है और पूरे अपमान को बात एक जूठन चैप्टर बनाकर ले लेते हैं, जो कि बहुत प्यारा है जूठन चैप्टर। मैं जूठन चैप्टर को जरूर बताऊंगा जूठन क्या है। ठीक है? अगले क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उसकी माँ क्यों रो पड़ती है? अब देखिए लेखक जो इसके लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि है वह ऑलरेडी बहुत सारे तिरस्कार, अपमान, विषमता यानी कि छूत अछूत और ये अपमान सहते हैं और जूठा खाते हैं, किसी का छोड़ा हुआ खाते हैं। उन जब घर जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि तो उनकी माँ क्या होती है, माँ क्यों रो पड़ती है? घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ रो पड़ती है, क्यों रो पड़ती है? क्योंकि उन्हें अपने बेटे की बचपन के वे दिन याद आते हैं जब उसके जातीय जातीय भेदभाव, अपमान सहते हुए संघर्ष किया था। और सिंपल है, जब उसके माँ ओम प्रकाश वाल्मीकि को यानी कि लेखक को देखते हैं तो रोने लगते हैं क्योंकि उनको बचपन की याद आती है कि मेरा बेटा को बचपन में लोग सब कितना अपमान किया है, जातीय भेदभाव की है, जातीय भेदभाव की है, अपमान किए हैं, संघर्ष यानी कि तिरस्कार किए हैं, ठीक है? फिर भी आज बेटा हमारा यहाँ है। संघर्ष किया था, बेटा को वर्तमान स्थिति को देखकर उन्हें गर्व भी होता है और तो बिल्कुल गर्व होगा। अगर मेरा कुछ कहानी बताऊँगा ना मैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा बचपन की कहानी कुछ ऐसा है, मैं खुद दही बेचने जाता था, जो कि गलत नहीं था, बिल्कुल लेकिन एक होता है ना याद, जैसे कि हम लोग दही जो होता है माथा पर रख कर के हांडी
हांडी बेसिकली होता था, तसला तसला कहते हैं उसको, चाहे मिट्टी का बर्तन, उस पे रखकर गाँव-गाँव में हम घूम के बेचते थे, ठीक है? अब कहोगे कि आप यादव जी इसलिए बेचते हो, ऐसा यादव हम यादव भी नहीं है, याद रखना, ठीक है? तो हम जाति कोई नहीं है, सीधा मनुष्य सीधा समझ लो, ठीक है? तो हम दही बेचते थे, उसके बाद दही बेचे उसके बाद हमारे पास हम जो मेला लगता है, मेला में गुब्बारा फुलौना जो होता है, फुलौना भी बेचे हुए हैं। और एक और बात बताऊँ, जब मुझे खाने के लिए जलावन नहीं हुआ करता था क्योंकि गैस तो होता ही नहीं था, जलावन नहीं तो हम जो जंगले-जंगले जलावन चुनते थे। जलावन चुनकर ही आप लोगों को बिलीव नहीं होगा लेकिन सच बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जलावन चुनता था और जलावन चुन कर के लाता था तो फिर मुझे कुछ 2 वक़्त की खाना मिलता था। तो आपसे हम यही बोलेंगे कि आपको सब कुछ सुविधाएँ मिली हैं। बिजली मिली है, पढ़ने के लिए हर सुविधाएँ मिली हैं, पैसा मिला है, खाने के लिए पूरा एकदम 3 टाइम खाने के लिए पूर्णतः अन्न मिल रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको धिक्कार है आपकी ज़िंदगी पर। ऐसा नहीं कि मैंने बचपन में खुरपाती नहीं किया, बहुत किया है। स्कूल जाने की वजह से हम लोग नुका जाते थे, नहीं जाते थे, लेकिन एक समय पर, उचित समय पर हम लोग को अक्ल आ गया, हम उचित समय पर हम लोग को बुद्धि आ गई, सुध-बुद्धि आ गई, तो मैंने देख लिया। अगर आप आज 10th में पढ़कर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, हम लोग को बुद्धि 9th में ही 8 में ही आ चुका था। यानी कि 8 में हम लोग उस समय लगभग 14 साल के रहे होंगे। 14 साल के रहे होंगे। अगर आप 14 वर्ष के होकर भी आप उम्र में अगर आप में सुध-बुद्धि नहीं आ रही है, अगर पढ़ने में लालसा नहीं जग रही है, तो आप समझ लेना कि आप ज़िंदगी में बेकारे आए हो। सच बता रहे हैं। ताकि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि महत्व पढ़ाई का क्या है। मेरा उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे होंगे तो हमारा उम्र कितना होगा? 25 साल, 20 साल, मतलब आप ही लोग की उम्र के हैं, ऐसा नहीं है। हम 2018 से पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं आप सोचोगे सर जी अपना तारीफ़ करे लगला बा। मैं तारीफ़ नइखे कराइत बउआ। हम तारीफ नहीं क्यों कराई थी? हम बात बताई थी कि कष्ट, अभी जो कष्ट से हम लोग गुजरे हुए हैं, उस कष्ट को आप समझिएगा ना, तो आप उस पर चलने योग्य नहीं रह पाइएगा। इसलिए आप कष्ट अभी आपके पास टाइम है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे लिए नहीं यार अपने माँ-बाप के लिए, अपने लिए, माँ-बाप छोड़ दो भाई अपने लिए कर लो यार। आपको ज़िंदगी क्या होगा बाइक मेरा 4 चक्का हो जाता, मेरे पास ये हो जाता, मेरे पास वो हो जाता, ये करने के लिए एक सही नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरत नहीं कि नौकरी हो, हम नौकरी नहीं करते हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन एक सही डायरेक्शन, सही जानकारी, सही चीज हम कर रहे हैं, उससे हमको कुछ इनकम होती है और उससे कुछ इनकम खुशी-खुशी आपसे आप लोग देखते हैं हमको, आप लोग प्यार देते हैं, है कि नहीं? आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, उससे हमको 2 पैसा हो रहे हैं और 2 पैसा से हम ज़िंदगी जी रहे हैं। हमको कोई गाली तो नहीं दे रहा है। चलो गाली गाली देने वाला को रोक नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री उनको भी गलियाता है, गाली देने वाले को रोक नहीं सकते और होना चाहिए। आपको जितना चाहने वाला होना चाहिए उतना आपको मतलब बेइज़्ज़ती करने वाला भी होना चाहिए। बेइज़्ज़ती नहीं करेगा तो आप तो आप माथा पर चढ़ जाइएगा। समझ पा रहे हो बात को? आप माथा पर चढ़ जाइएगा किसी के, मतलब आपको लगेगा हम ही महान हैं। तो इसलिए कुछ बुराई करने वाला भी होना चाहिए। बुराई नहीं करेगा तो हमको क्यों हमको लगेगा हम ही महान हैं। इसलिए बुराई करने वाला ज़रूरी है। अच्छाई करने से ज़्यादा बुराई करने वाला होना चाहिए ताकि आपको लगे कि भाई आपने गलती की है, कि अभी आप उस कामयाब नहीं हुए और मेहनत करना है। ये चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो मेरे पैरों से एक कॉल आ रहा है, मैं बात करता हूँ। कोई बी बॉस का ही बच्चा है। हेलो, जी कहिए। हुँ, कल लिए थे कि आज लिए थे? अच्छा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, फिर क्या बोलते हैं सर्टिफ़िकेट लगेगा 10th का, 10th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है? 10th कब पास किए थे? 16 में किए थे। हाँ, 10th का मार्कशीट भी होगा, सर्टिफ़िकेट भी होगा, दोनों का फ़ोटो, आधार कार्ड का फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र का फ़ोटो, आपका खुद का फ़ोटो, आपका एक व्हाइट पन्ना पर सिग्नेचर करके उसका एक फ़ोटो, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, इतना चीज़ लगेगा आपको। हाँ, हाँ, आपके जिला में ही करेंगे हम। बुक आपको जो कोर्स है उसी कोर्स में आपको बुक प्रोवाइड कर देंगे या बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक दे देंगे, जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे ना एडमिशन करने के बाद तो वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल बुक नहीं मिलता है इसका। फिजिकल बुक लोगे तो 2-3 हज़ार रुपए खाला खर्च करने जाओगे और फ्री जो बुक मिलता है वो बोर्ड ऑफिस जाने पर और बोर्ड ऑफिस जाने पर वो कहिया खत्म हो गया होगा।
100 से 150 सीट आता है। आपको लगता है कि 100 150 बच्चा का एडमिशन हुआ है अभी तक? हैं? तब बोलो, तो 100 से 150 सीटें रहता है, इसलिए ना वो पीडीएफ बनाकर अपलोड कर चुका है ऑलरेडी। सबके जो भी आप जिसी आप क्लास एडमिशन कराइएगा तो आपको एक लिंक दे देगा वो। लिंक पर क्लिक करके अपना पूरा बुक डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, स्टडी सेंटर पे ही आएगा। चाहे देखिए, स्टडी सेंटर पे वो भी अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। अप्लाई करना होगा, वो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो अप्लाई करना होगा, तो ये आप डाक के द्वारा अपना घरे मंगा लीजिए या स्टडी सेंटर मंगा लीजिए। सबसे अच्छा था घरे मंगा लीजिए डाक के द्वारा, काम का तो। क्या? हाँ, हाँ। वो सब हम बताएँगे, पहले वो रिजल्ट आएगा तब पहले आप एडमिशन तो हो। अच्छा, ना, ना कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ आपको गाइड करें। नहीं, बोर्ड दौड़ना नहीं पड़ेगा, स्टडी सेंटर से आप जा कर सकते हैं या खुद से करके आपको घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप भेज देते हैं क्या-क्या लगेगा। आज कराना है? आप देख लीजिए, आप चाहे जब करा लीजिए कोई। कौन जिला है आपका? तो बगले में तो है, कौन दूर? ठीक है। ये बच्चा कल साइंस का कोर्स लिया और साइंस का कोर्स लेने के बाद इसको अभी चाहिए एडमिशन कराने का। हमने बहुत सारे एडमिशन करा रहे हैं। देखो, कोई भी जिला से होइएगा आप, वहीं से होइएगा, वहीं से एडमिशन करे जाएगी। प्रोसेस होता है जो कि कोई बताएगा नहीं आपको। मैं आप जब एडमिशन कराएँगे तभी बता पाएँ। जी, होता क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको लाइन पर रखा जाता है, पूरा रजिस्ट्रेशन का आपको फ़ोटो खींच के भेजा जाता है कि आप चेक कीजिए। आपके पास ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी फिल की जाएगी तो आपके पास ऑटोमेटिक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके नंबर पे चला जाएगा। वो यूज़र आईडी पासवर्ड हमको मंगा बताएँगे तो हम लॉगिन करेंगे आपका, फिर पूरा डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद आपको भेजा जाएगा कि भाई डिटेल चेक कीजिए सही है कि गलत है। फिर आपको स्टडी सेंटर जैसे ही जिला का नाम डालेंगे, पूरा जिला का स्टडी सेंटर आ जाएगा। उस स्टडी सेंटर का फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप भेजेंगे, भाई चेक करो कि इसमें से कौन-सा कॉलेज दिया जाए आपको। वो कॉलेज का नाम डाल दी जाएगी। प्रोसेस बता रहा हूँ। डालने के बाद आप जो कहिएगा उसमें, उसके बाद आपका सेव कर दी जाएगी, उसके बाद आपका वहाँ पे पेमेंट माँगेगा। तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड चला चुके च गया हुआ है, हर चीज़ हो गया। उसके बाद पेमेंट आपसे लेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड होता है, अपलोड करेंगे। वीआईडी पासवर्ड आप ऑलरेडी आपके पास चला जा चुका है पहले ही, तो आप उससे लॉगिन करके अपना सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे हम आपको यूआईडी पासवर्ड फिर से दे देते हैं, साथ में एप्लीकेशन आईडी दे देते हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं प्रिंट करके, उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं आपको अप्लाई मतलब पैसे आपसे भी कर सकते हैं, यूआईडी पासवर्ड आपके तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको करके सब दे देते हैं। और इसके लिए ₹3500 में हम करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन एडमिशन। उसके बाद जब अप्लाई होता है एग्ज़ाम फॉर्म तब फिर उस समय 2500 लगेगा। खैर बात छोड़ो, तो घर पहुँचते ही क्या होता है, संघर्ष किया था बेटा के वर्तमान स्थिति पर गर्व होता है और पुराने कष्ट और स्मृति को वो आपे भावुक हो जाते हैं और पुराने बात याद करके वो भावुक हो जाते हैं मतलब उदास हो जाते हैं। मतलब थोड़ा-सा दुखी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने पत्नी का क्या नाम था? अब देखो जयप्रकाश नारायण की बात कहाँ से आ गया? यह चैप्टर पढ़ना है संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति चैप्टर से ये 12th में भी पढ़ना है, बिहार बोर्ड में भी और बी बॉस में भी, यानी कि बिहार के रेगुलर बोर्ड और बिहार का ओपन बोर्ड दोनों में पढ़ना है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वो किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बेसिकली प्रभावती देवी और वो बेसिकली यहाँ पे किसके थे? यहाँ पे मजहरू हैं? मजहरुल हक की पुत्री थी। नहीं भई, ये तो थोड़ा-सा मेरे प्यारे बच्चों गलती हो गया है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बेसिकली प्रभावती देवी है, लेकिन उनकी पिताजी का नाम ये नहीं है। उनके पिताजी का नाम जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी प्रभावती देवी है, उनके पिताजी का नाम ये नहीं है। और दूसरा मैंने गलती से लिखा गया है और मुझे अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा है कि मैं लिख दूँ। लेकिन याद रखना ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर दूँगा, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाई करेंगे ना। पीआई याद रखना ये नहीं है, ठीक है? तो मैं 20 क्वेश्चन अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर कीजिएगा, कोर्स ज़रूर ले लीजिएगा और आगे की जो क्लासेस होंगी वो ऐप पे ही होंगी, यूट्यूब पे नहीं होंगी। ठीक है? अब कहोगे सर यूट्यूब पे काहे नहीं करा रहे? गरीब के मतलब आप मदद नहीं कर रहे। देखो भाई मदद मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हर चीज़ से मदद कर रहा हूँ। अगर आप क्लास मतलब एडमिशन कराने में जब ₹6000 खर्च होता है, जो कि मैं खुद नहीं लेता। 6000 मिनिमम बता रहा हूँ। 6000 प्लस खर्च होता है।
तो इस पर कोई गरीब का दुःख नहीं होता? बताओ इस यह एडमिशन कराने में ये मैं ले रहा हूँ, नहीं, ये बोर्ड ले रहा है। तो बोर्ड को जब तरसे नहीं आ रहा है आप पर, जो कि बोर्ड सिर्फ आपका एडमिशन ले रहा है और हम आपको पूरे पढ़ाएँगे, पूरे बताएँगे और 500 के लिए, ₹500 के लिए आप कहेंगे कि गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं। भाई गरीब की मदद ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। माफ़ी चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो 499 का कोर्स है केकेजी क्लासेस ऐप पर ले लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।